नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। यह इतिहास ग्रंथ नेट जेआरएफ सेट परीक्षा, ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा हिंदी साहित्य से जो भी एग्ज़ाम होती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह साहित्य ग्रंथ उपयुक्त यूँ महत्वपूर्ण है। इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह इतिहास ग्रंथ लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया है। और आज इस ग्रंथ का आज अंतिम लास्ट वीडियो होने वाला है और आज यह ख़त्म हो जाएगा। और कल से हम एक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के किसी एक सिलेबस के अंश को, किसी एक इकाई को लेकर आगे लेक्चर क्लास लेते रहेंगे। जैसे कि हमने कहानियाँ पढ़ाई, आज अब निबंध या कोई अन्य विधा या उपन्यास भी कुछ पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे कुछ तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम देखने वाले हैं साठोत्तरी आलोचना, यानी 1960 के बाद जो भी आलोचनाएं लिखी गई हैं वह आलोचनाएं देखेंगे। साठोत्तरी आलोचना आधुनिकतावादी मार्क्सवादी और पाठ केंद्रित, यानी साठोत्तरी आलोचना कौन कौन सी है? आधुनिकतावादी है, मार्क्सवादी है और पाठ केंद्रित। यह आधुनिकतावादी, मार्क्सवादी और पाठ केंद्रित जो आलोचनाएं हैं वह आलोचनाएं साठोत्तरी आलोचना में आती हैं। सन 1960 के बाद जैसा कहा जा चुका है और रचनात्मक साहित्य में एक नया मोड़ आता है, यानी 1960 के बाद रचनात्मक साहित्य में एक नई धारा आती है, एक नया मोड़, नया बदलाव आता है। इस साहित्य को आधुनिकतावादी साहित्य की संज्ञा दी जाती है, यानी 1960 के बाद जो साहित्य में परिवर्तन आया उसको ही आधुनिकतावादी साहित्य कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी और ठोस पहचान है भाषा का बदलाव। इसी समय से साहित्य की भाषा, मुख्यतः कविता की भाषा, जटिल और मस्तिष्कगम्य सेली सेरिब्रल होती गई है। यानी 1960 के बाद जो है वह कविता की जो भाषा है वह जटिल एवं कठिन एवं मस्तिष्कगम्य भाषा हो गई थी। इस शताब्दी के अंतिम दशक में भी वह उनसे उभरती नहीं दिखाई पड़ती। कहानियों की स्थिति इससे भिन्न नहीं थी, यानी कहानियों में भी वही जटिलता ये आई थी। उपन्यासों की भाषा कुछ को छोड़कर वैसी ही नहीं थी, किंतु बेचैनी, अलगाव, आत्मनिर्वासन, अकेलापन, मृत्यु, संत्रास, एक मिनट, अकेलापन, मृत्यु, संत्रास आदि में सब जगह समानता थी। यानी साहित्य में 1960 के बाद साहित्य की प्रवृत्तियों में बेचैनी, अलगाव, आत्मनिर्वासन, अकेलापन, मृत्युबोध, संत्रास, यह सब चीज़ें आने लगी थी। इस आधुनिकतावाद का एक दूसरा पहलू था पूहड़ यौनवाद। पश्चिम में आधुनिकतावाद का प्रादुर्भाव 2 महायुद्धों की फलश्रुति के रूप में हुआ, किंतु अपने देश में लोकतंत्र से मोहभंग तथा भारत चीन युद्ध के कारण आया हुआ बताया जाता है। लेकिन केवल इन्हीं को आधुनिकतावादी का स्रोत नहीं माना जा सकता। शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र का जो भ्रष्ट रूप दिखाई पड़ता है वह कभी नहीं था, लेकिन इसके कारण आधुनिकतावादी रचनाएं तो नहीं लिखी जा रही है। जाहिर है कि यहाँ के आधुनिकतावादी पर पश्चिमी आधुनिकतावाद का भी छाया है। यानी हमारे भारत देश में जो आधुनिकतावाद आया है उस पर पश्चिमी आधुनिकतावाद का प्रभाव दिखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप आधुनिकतावादी आलोचना में अस्तित्ववादी शब्दावली भर उठी और सार्ये, हेडगर, किर्कगार्ड, यास्पर्स आदि के उद्धरण दिए जाने लगे। आधुनिकतावादी आलोचना के समांतरण मार्क्सवादी आलोचना भी अपनी गति से चलने, यानी आधुनिकतावादी आलोचना के साथ जो है मार्क्सवादी आलोचना भी चलती रही है। उसके कट्टरवाद में कमी नहीं आई थी। मार्क्सवादी सिद्धांतों या राष्ट्रवादी भावनाओं के टूटपूंजिया अनुवादों को महान बताया गया। इस आलोचना में स्वयं साहित्य की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी अर्थ आधारभूतता, इतिहास की नियतिवादिता की होती है।
सन 1960 के बाद लिखे गए अनेक लेखों में मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद, यंत्रवाद का कड़ा विरोध किया। यानी मुक्तिबोध ने 1960 के बाद के साहित्य में या लेखों में किसका विरोध किया है? तो प्रगतिवाद का, यंत्रवाद का उन्होंने मुक्तिबोध ने विरोध किया है। प्रगतिवाद एक क्षेत्रीय आंदोलन था, यंत्रवाद था वह एक विशेष काल में मध्य वर्ग की एक मनोवैज्ञानिक विशेष दशा का ही सूचक था। वह दशा समाप्त हुई और वह धारा भी धारा के रूप में समाप्त हो गई, किंतु उसके द्वारा उठाए प्रश्न आज भी सुलझे नहीं। यानी जो प्रगतिवाद की जो भी विशेषताएं थी, ये इम्पोर्टेंट कथन है और इन्वर्टेड कॉमा में है। प्रगतिवाद जो था एक क्षेत्रीय आंदोलन था और वो यंत्रवत था। वो उस समय में जो भी मध्य वर्ग या मनोवैज्ञानिक विशेष दशा उभर कर आई थी, वह दशा समाप्त हुई, लेकिन आज भी उसी में उस दशा में ही उलझे हुए लोग हैं। दो एक समीक्षकों को छोड़कर शेष को कला समीक्षा से कोई सरोकार नहीं था। इधर जनवादी समीक्षकों ने प्रगतिवादी यांत्रिकता की लगाम कस दी है। हुआ करे कि रूस और पूर्वी यूरोप की मार्क्सवादी धारणाओं में परिवर्तन पर इन लोगों ने तो स्टालिनवादी पद्धति पर चलने वाले की कसम खा रखी थी। एक मिनट, कसम खा ली है। वे स्वतंत्र रूप से वे व्यक्ति विवेक का आश्रय नहीं लेते। वे मार्क्स, लेनिन, प्लेखानोव, सुकाच आदि के उदाहरणों से अपना काम चला लेते हैं, किंतु कुछ लोगों पर अन्य विचारों को, विशेष रूप से फ्रैंकफर्ट संस्थान के विचारों को, एडोर्न, मार्कुजे, वार्टन, बेन्यामिन, रेडमैन, विलियम्स, जेम्स, एरिक फ्राम आदि का प्रभाव पड़ा है। और प्रगतिवादी आलोचना में व्यक्ति विवेक के साथ एक लचीलापन भी आया है। यानी प्रगतिवादी आलोचना में एक व्यक्ति विशेष के साथ या व्यक्ति विवेक के साथ एक लचीलापन देखने को मिलता है, लेकिन कला समीक्षा पर जोर देने की आवश्यकता बनी हुई है। सन 1960 के बाद ही हिंदी समीक्षा पर अमेरिकी नई समीक्षा का प्रभाव पड़ा। यानी अमेरिकी नई समीक्षा का प्रभाव हिंदी समीक्षा पर कब पड़ा? तो 1960 के बाद पड़ा। हिंदी समीक्षा साहित्य में तनाव, विसंगति, विडंबना आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होने लगा। यानी 1960 के बाद हिंदी समीक्षा साहित्य में तनाव, विसंगति, विडंबना इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होने लगा। इससे पहले ही 1960 से पहले हिंदी समीक्षा में या हिंदी साहित्य में तनाव, विसंगति, विडंबना यह पारिभाषिक शब्द नहीं थे। रूसी रूपवाद के प्रवक्ता स्केलोलोक्सी के प्रभाव से भाषाई अजनबीयत भी देखी जाने लगी। 7वें-8वें दशक में फ्रांसीसी संरचनावाद और विच्छेदवाद की भी लहर हिंदी में आई। लेवी स्त्रोत, रोला बार्थ और देरिदा के सिद्धांतों की अनगुंजी भी सुनाई पड़ने लगी। अपनी गणितीय दुर्बोधताओं और इतिहास निरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण इन्हें बहुत मान्यता न मिली। पश्चिम में मार्क्सवादियों ने इन दोनों वादों का लाभ उठाया और उन्हें राजनीति तथा सामाजिक समस्याओं से जोड़ दिया। इन लोगों में लुइसो गोल्डमान, पाल डी मन आदि मुख्य हैं। हिंदी समीक्षा में इनके प्रभाव का अवकाश अधिक है, क्योंकि इसकी समीक्षाएं पाठ केंद्रित भी है, इतिहास सम्मत भी, किंतु इस तरह के समीक्षा के विकास में अभी समय लगेगा। इधर हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक, जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है मैं वहीं पर विश्लेषण करूँगा, नहीं तो पढ़ते चलूँगा। इधर हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक समीक्षा के नाम पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जा रहा है वह वाकजाल का अद्भुत नमूना है। एक और अकादमीय आलोचना की निंदा, दूसरी ओर विदेशी नामों की भरमार से पंडिताई की धाक जमाने की ख्वाहिश। यह इम्पोर्टेंट कथन दिख रहा है। वह वाकजाल का अद्भुत नमूना, यानी जो बात करने का जो अद्भुत नमूना, जो बोलने की शैली है। एक और अकादमीय आलोचना की निंदा, यानी जो अकादमी जो एकेडमिक जो आलोचना है उसकी निंदा की जा रही थी, और दूसरी ओर विदेशी नामों की भरमार। यह पंडिताइन की धाक जमाने की ख्वाहिश थी। यानी पंडिताइन जो पांडित्य हासिल किए हुए लोग थे, उन्होंने ही उनके ज्ञान की धाक जमाने का प्रयास किया हुआ है।
एक ओर धंधाई आलोचना की शिकायत, दूसरी ओर अर्थहीन वाक्यों को हवा में उछालकर मन ही मन पुलकित होने का एहसास। ऐसे आलोचक साहित्य के चारों ओर चमचमाता वाकजाल बिछाने में माहिर हैं। आज की दुनिया पहले से बहुत छोटी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने के बाद या अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप होने के बाद विचारों की भी पारस्परिकता में विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा है। ऐसी स्थिति में संसार के अन्य भागों के विचारों को आयत्त करने में कोई हानि नहीं है, उनसे बचा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी अस्मिता को भी नहीं भुलाना होगा। आचार्य आचार्य शुक्ल को न तो संस्कृताभ्यासी पसंद थे और न पाश्चात्य काव्यशास्त्री अभ्यासी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को संस्कृत का अध्ययन करने वाले पसंद नहीं थे और न पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अभ्यास करने वाले या अध्ययन करने वाले भी पसंद नहीं थे। उन्होंने पश्चिम से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए भी उसे अपनी परंपरा के अनुरूप बनाया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने पश्चिम में थे पाश्चात्य से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लिया है, लेकिन फिर भी उस पाश्चात्य परंपरा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। स्वदेशी आलोचना में प्रयुक्त शब्दों के समांतरण उन्होंने शब्द को गढ़ा भी और अपनी परंपरा से अन्वेषित भी किया। पूरा संस्कृत काव्यशास्त्र पाठ केंद्रित ही है, फिर भी हमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वक्रोक्ति आदि के प्रयोग में लज्जा का अनुभव होता है। यानी पूरा जो काव्यशास्त्र है वह पाठ केंद्रित है, फिर भी उसमें जो संस्कृत काव्यशास्त्र में अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा, व्यंजना, वक्रोक्ति, यह जो है एक उसका प्रयोग करते हुए या उसका उच्चारण करते हुए उसको हम एक लज्जा का अनुभव महसूस होता है। समीक्षा की अपनी भाषित परंपरा आज भी विश्व में अद्वितीय है। आवश्यकता है कि पश्चिम की प्रगतिशील मान्यताओं को स्वीकार करते हुए हम अपनी आंतरिकता में भी भारतीय न रहे, बल्कि बाहर से भी भारतीय दिखाई पड़े। यानी वह आंतरिकता में ही भारतीय है और बाहर से भी दिखावे में भी हम भारतीय ही है। हिंदी साहित्य में इधर कुछ दशकों से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की खूब चर्चा चल रही है। यानी हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श यह उभरकर सामने आए हैं। अब भी दोनों विमर्श को लेकर गोष्ठियाँ हो रही है, पत्रिकाओं के विशेषांक निकल रहे हैं। स्त्री विमर्श एक वैश्विक फेनामिना है। यानी स्त्री विमर्श एक वैश्विक फेनामिना, एक वैश्विक स्तर पर फैला हुआ एक विमर्श यानी स्त्री विमर्श। स्त्री पुरुषों द्वारा दुनिया भर में शोषित होती रही। यानी स्त्री जो है पूरे दुनिया में पुरुषों द्वारा शोषित स्त्रियों का शोषण किया जाता है। समानता की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समाज चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो या किसी अन्य धर्म का, पुरुष के लिए तो स्त्री बराबर भोग्य रही है। यानी धर्म कौन सा ही हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या अन्य कौन सा ही धर्म हो, स्त्री जो है पुरुष के नज़र में केवल एक भोग की वस्तु ही रही है। अंततः उनकी व्यथा कथा वही लिख सकती है। दलित विमर्श अपने सही अर्थ में केवल भारतीय है, वह भी हिंदू, दलित या शूद्र हिंदू में ही होता है। यानी अब उसके बाद जो दलित विमर्श आया, दलित विमर्श जो है वह सही अर्थों में भारत का कौन सा विमर्श है, तो भारत का दलित विमर्श है। और उसमें वह हिंदू दलित हो या शूद्र हिंदू हो, उसमें वह दलित विमर्श है। दलितों के अपमान से हमारा धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत भरे पड़े। यानी दलितों का अपमान करना, अस्पृश्य समझना, इनका दलितों का जो चित्रण है वह धर्मशास्त्रों में, रामायण हो या महाभारत हो या अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसमें दलितों का चित्रण दिखाई देता है। आधुनिक काल में दलितों की दुर्दशा की ओर सर्वप्रथम महात्मा गांधी का ध्यान गया। यानी आधुनिक काल में दलितों की दुर्दशा की ओर, दलितों की समस्याओं की ओर किसका ध्यान गया है, तो महात्मा गांधी का। उनके उद्धार के हेतु उन्होंने रचनात्मक पहल भी की है। कहा जाता है कि 1970 में महाराष्ट्र के दलित पैंतर ने दलित शब्द का प्रचार किया। यह जो हिंदी नेट सेट में जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1970 में महाराष्ट्र के दलित पैंतर ने दलित शब्द का प्रचार किया। यानी किस राज्य में दलित शब्द का प्रचार किया 1970 में, तो महाराष्ट्र में किया।
पर गांधी जी के मतानुसार दलित शब्द के प्रथम प्रवक्ता विवेकानंद थे। यानी महात्मा गांधी ने, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के मतानुसार दलित शब्द का प्रथम प्रवक्ता कौन है, तो विवेकानंद थे। महात्मा गांधी के अनुसार गांधी का कहना है कि हमने उनका दमन किया, इसलिए दलित शब्द औचित्यपूर्ण है। अंबेडकर का आगमन गांधी के बाद होता है। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वह गांधी जी के बाद आते हैं। एक मिनट। 1915 में अछूतों ने गांधी के सम्मान में एक समारोह किया। गांधी ने कहा, अछूतों को झूठा खाना दिया जाता है, पानी नहीं मिलता, उसके पास न कपड़ा है न मकान। कुंभकोणम में ब्राह्मणों की तानाशाही चलती है। केरल में एक सड़क पर अछूतों के चलने की मनाही थी। यानी केरल राज्य में जो सड़क पर जो है या रास्ते पर अछूत जो थे, दलित जो थे, उसको चलने के लिए मनाही थी। गांधी के नेतृत्व में अछूतों ने इसके विरोध में एक जुलूस निकाला। इसके लिए उन्हें धमकी भी दी। यानी गांधी जी ने अछूतों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, अछूतों से समर्थन किया, तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया और उनको धमकी भी दी थी। उनका कहना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है। यदि इस सांप को मारा नहीं गया तो हिंदू धर्म को ही निकल जाएगा। चूँकि गांधी ईश्वरवादी थे, वर्ण आश्रम धर्म को मानते थे, इसलिए अछूतों ने उनकी निंदा की। यानी गांधी जी जो थे ईश्वरवादी थे और वो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वह भी अस्पृश्यता को मानने वाले थे, इसलिए जो उनकी निंदा की हुई है। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक दलित भी रहता था। अंततः आज के संदर्भ में गांधी का पुनः अध्ययन अपेक्षित है। अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि का गहन अध्ययन किया था। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर यह जो थे वह ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस समय में। तो उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। वेदों का, पुराणों का, उपनिषद जो स्मृति थी उनका अध्ययन किया था। उन्होंने सिद्ध किया है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी माना है कि जो आर्य ही भारत के मूल निवासी थे। आर्य अनार्यों में नस्ल भेद नहीं था। यानी आर्य अनार्य जो थे इसमें नस्ल भेद नहीं था। ऋग्वेद में केवल 3 ही वर्ण थे। यानी ऋग्वेद में कौन से 3 वर्ण माने हैं, तो शूद्र का नाम उल्लेख नहीं था। यानी शूद्र जो है वह ऋग्वेद में नहीं था। क्षत्रिय थे, मंत्रों के दृष्टा थे। जिस पुरुष सूक्त में इनका नाम आया है वह बाद में ब्राह्मण ने ऋग्वेद में घुसेड़ दिया। शूद्रों का अपना गण था, राज्य था। सुदास शूद्र थे, क्षत्रिय थे। बाद में स्मृतियों पुराणों ने शूद्रों को वर्ण धर्म का चौथा चरण मानकर अस्पृश्य बना दिया। यानी बाद में जो भी वह उस समय के जो भी वह लिखने वाले थे, उन्होंने उस शूद्र या वर्णाश्रम धर्म को उसमें चौथा स्तंभ बनाकर डाल दिया और अस्पृश्य बना दिया। मनुस्मृति ने इसकी घोर अवमान ही है। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को सरेआम जलाया। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को किस वर्ष में जलाया, तो 1927 में। अंबेडकर गांधी जी से सहमत नहीं थे क्योंकि वे वर्ण धर्म के समर्थक थे। यानी गांधी जी जो थे वर्ण धर्म के समर्थक थे, वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, इसलिए अंबेडकर गांधी जी से सहमत नहीं थे। लेकिन गांधी के इस कथन का क्या होगा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है, मार्क्सवाद से भी सहमत नहीं थे। मार्क्सवाद का मूलाधार वर्ण भेद है, जबकि अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय समाज का बुनियादी आधार वर्ण भेद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से शूद्र का काम केवल उच्च वर्गों की सेवा करना हजारों वर्षों से शूद्रों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण किया जाता रहा। गांधी ने इसे स्वयं स्वीकार किया है। मजदूर शोषित थे,
पर दलितों की तरह बहिष्कृत नहीं थे। यानी मजदूर जो थे, मजदूरों का भी शोषण किया जाता था, लेकिन दलित जो थे वह बहिष्कृत थे। अपने गांव राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन शोषण तो मजदूरों का भी किया जाता था, दलितों का भी किया जाता था, लेकिन दलित जो थे वह बहिष्कृत थे, यानी गांव के राज्य से बाहर थे। यानी उसको एक कहा जाए तो हाशिए पर रखा गया था। लेकिन मजदूर का शोषण था, लेकिन मजदूर गांव में ही रहता था। वर्ण वर्ण संघर्ष द्वारा ही वर्णहीन समाज की स्थापना हो सकती है। यानी वर्ण संघर्ष के कारण ही वर्णहीन समाज की स्थापना हुई है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के मूल में वास्तविक बात यह थी कि वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यानी बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कहने से वर्ण व्यवस्थावादी हिंदू धर्म से अ, मुक्ति हो जाती थी। अंबेडकर के अलगाववादी मसले के विरुद्ध गांधी से अमरण अनशन किया था। गांधी से सुलह करके अंबेडकर ने उदारता का भी परिचय नहीं दिया था, बल्कि राजनीतिक सूझबूझ का भी परिचय दिया था। हिंदू धर्म से एकदम अलग हो जाने पर न हिंदुओं को लाभ था, न दलितों या शूद्रों को। यानी हिंदू धर्म से एकदम अलग हो जाने के या किसी दूसरा धर्म स्वीकारने से इससे कोई लाभ न था, हिंदू को भी लाभ न था या अन्य दलितों को या शूद्रों को भी। वर्ण संघर्ष कोई नया नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण के दीर्घ वर्ण संघर्ष का वर्णन स्वयं अंबेडकर ने किया है। यानी वर्ण संघर्ष जो है वह कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। संभवतः इसी का फल है कि क्षत्रियों को, रामकृष्ण को ईश्वर का सगुण अवतार मान लिया गया। बाद में महात्मा गौतम बुद्ध को क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों द्वारा अवतार घोषित कर दिए गए। यानी बाद में जो महात्मा गौतम बुद्ध जो यह भी क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि अवतार घोषित कर दिया, अवतार लिया, ऐसा कहा। दलितों के वर्ण संघर्ष से वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गए हो या न हो, लेकिन उनका आत्मगौरव, समता, बेहतर आर्थिक स्थिति लौटेगी। सत्ता की भागीदारी के लिए उन्हें राजनीति का आश्रय लेना होगा और सांस्कृतिक समरूपता के लिए साहित्य का। दलित साहित्य के लेखकों में अभी न तो बौद्धिक ऊंचाई आ पाई है, न संयम, न रचनात्मक सोच। यानी जो भी दलित लेखक है उनमें एक साहित्य की सोच थी, न बौद्धिक क्षमता थी, फिर भी न भी संयम था, विचार आया और तुरंत लिख दिया, और रचनात्मक भी सोच नहीं थी। हिंदी पट्टी के दलित लेखकों और उनसे ज़्यादा उनके गैर दलित पैरवीकारों ने ब्राह्मण द्वारा लिखा गया सब कुछ जला देने की खोखली आवाज़ उठाई। यानी जो दलित लेखक थे और जो दलित लेखक नहीं थे, फिर भी उन्होंने दलित पर साहित्य लिखा। उन सभी ने जो भी ब्राह्मणों ने जो भी व्यवस्था लिखित बनाई है उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई। तब उस सभ्यता और वैभवपूर्ण संस्कृति का क्या होगा जो यूनान, चीन, मिस्र की चुनौती के आगे थी और बहुत कुछ आज भी नष्ट नहीं हुई थी। अंबेडकर ने उनका तिरस्कार करने के लिए नहीं कहा है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद और महाभारत ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं। यानी अंबेडकर कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, महाभारत है, वह ब्राह्मणों द्वारा लिखित है, ब्राह्मणों ने लिखा है, इसलिए उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हम पुरोहित विरोधी विचारधारा का बहिष्कार कर देंगे। यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखित हमने इसका तिरस्कार करते, विरोध करते, तो हम उस पुरोहित विरोधी कहलाएंगे। यह तो तर्कसंगत बात नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपनी ओर से जो प्रक्षेपण किया है उसे चिन्हित किया जाना चाहिए, जैसे शंबुक वध। रामायण के पुराण संस्करणों, यह बंगाल संस्करण है। दूसरा इतालवी संस्करण, इसमें उत्तरकांड ही नहीं है। यानी रामायण के जो भी संस्करण है, मराठी है, हिंदी है, बंगला है, इसमें इतावली भाषा में जो रामायण लिखा है उसमें उत्तरकांड नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कि शूद्र तपस्या के अधिकारी नहीं है। तपस्वी शंपुक का वध भगवान से कराया गया। यानी तपस्वी शंपुक जो थे उसका वध जो थे भगवान ने किया है। रामचरितमानस में तो इसका नाम उल्लेख नहीं है। यानी शंपुक का वध भगवान ने किया, इसका नाम उल्लेख रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं किया। गोस्वामी जी भी शूद्र निंदक थे, यानी वह भी शूद्रों की निंदा करते थे तुलसीदास, फिर भी इसका समावेश मानस में क्यों नहीं किया।
इधर रामायण के अन्य संस्करण निकले हैं, उनमें इसे शामिल नहीं किया गया। ऐसे प्रसंगों को किसी स्मरण में नहीं निकालना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के पुनः संपादन की सख्त ज़रूरत है। ये सब बातों के साथ वर्ण संघर्ष को जारी रखना आवश्यक है। दलित साहित्य का सृजन भी इसी संघर्ष पर जोर देता है। सबसे पहले 1960 के आसपास मराठी भाषा में इनके लेखक की शुरुआत हुई, यानी दलित साहित्य की शुरुआत मराठी भाषा से हुई 1960 के आसपास। अंबेडकर महाराष्ट्र के थे। उनके पास एक विचारधारा भी थी। मराठी दलित साहित्य उसी पर आधारित है, यानी मराठी दलित साहित्य अंबेडकर पर ही आधारित है। हिंदी पट्टी में इसका लेखन 1980 के लगभग आरंभ हुआ, यानी दलित साहित्य का लेखन हिंदी साहित्य में कब आया, तो 1980 के आसपास। हिंदी प्रदेश के दलित नेता जगजीवन राम ने इसकी अपेक्षा नहीं की। मराठी कवि नामदेव ढसाल की एक कविता का हिंदी अनुवाद संभवतः साक्षात्कार में छपा है, यानी जो मराठी साहित्य के दलित साहित्यकार थे नामदेव ढसाल, उनकी एक कविता का अनुवाद हिंदी में साक्षात्कार पत्रिका में छपा था। हिंदी के लोगों का ध्यान इधर गया, फिर हिंदी के लोगों का ध्यान दलित साहित्य पर गया। सबसे अधिक प्रभाव शरण कुमार निम्बाले की आत्मकथा अक्कर मासी का पड़ा, यानी हिंदी साहित्य पर दलित साहित्य का प्रभाव किससे पड़ा, तो जो कुमार निम्बाले की आत्मकथा है अक्कर मासी, इसका पड़ा। इसमें एक अक्कर मासी रखेल की संतान की कथा का बहुत मार्मिक चित्र है। आत्मकथा का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ। यह सवाल किसी आध्यात्मिक प्रसंग में नहीं उठाया गया, यानी मैं कौन हूँ इस सवाल किसी आध्यात्मिक प्रसंग में नहीं है, बल्कि इसके साथ दो प्रश्न और जुड़े हैं, मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। सारे प्रश्न इहलौकिक प्रकरण में उठते हैं और अनुत्तरित होते हैं, यानी प्रश्न उठते हैं और उसका अनुत्तरित हो जाते हैं। मराठी में आत्मकथाकार के रूप में दया पवार, लक्ष्मण गायकवाड़, नामदेव ढसाल आदि उल्लेखनीय, यानी मराठी साहित्य में दलित आत्मकथा लिखने वालों में दया पवार आते हैं, लक्ष्मण गायकवाड़ आते हैं, नामदेव ढसाल आते हैं। उल्लेखनीय है, हिंदी दलित साहित्य में भी सर्वाधिक आत्मकथाएं ही चलचित रही, यानी हिंदी साहित्य में भी दलित आत्मकथा ही चलचित रही है। हिंदी के दलित साहित्यकारों का दावा है कि दलित साहित्य केवल दलित ही लिख सकता है, यानी हिंदी के साहित्यकार कहते हैं कि केवल दलित साहित्यकार ही दलित साहित्य लिख सकता है, यानी दलित इंसान ही। इस तरह दलित अपना एक अलग वर्ण बना लेते हैं। वर्ण धर्मियों ने दलितों को बहिष्कृत कर रखा था, तो दलित साहित्यकार स्वयं बहिष्कृत हो गए, यानी जो वर्ण धर्मी थे या वर्ण व्यवस्था के जो समर्थक थे, उन्होंने दलितों को बहिष्कृत कर रखा था, बहिष्कृत किया था, यानी राज्य से गांव से बाहर निकाला था, हाशिए पर रखा था। तो दलित साहित्यकार ने इस स्वयं को बहिष्कृत किया था, हाशिए पर रखा था। गैर दलितों को अपने साथ लेने से उनका मोर्चा मजबूत होगा। इस तरह का आक्रोश पहले स्त्री विमर्श में भी था, लेकिन धीरे धीरे उनमें संयम आया और उनके लेखन के विषय को विस्तार मिला। दलित लेखकों ने गैर दलित लेखकों पर उन्होंने दलितों को अपनी विषय वस्तु बनाया, यानी जो गैर दलित लेखक थे, जो दलित नहीं थे फिर भी उन्होंने दलित साहित्य लिखा, उन लोगों ने दलितों को विषय पर लिखा, दलितों को चुन चुन कर हमला करना शुरू किया। सबसे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य के दो सर्वश्रेष्ठ लेखक इस हमले के शिकार हुए, यानी जो दलित नहीं थे फिर भी वह दलितों पर लिख रहे थे, जो दलित लेखक थे उसको चुनौती दे रहे थे और उसको पकड़कर उस पर हमले कर रहे थे। उसमें दो ही लेखक हैं, प्रेमचंद और निराला। दलित विरोध के कथित अपराध में रंगभूमि को जलाया गया, यानी प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है उसको दलित के विरोध में था, इसलिए उसको जलाया। उन्हें सामंतों का साहित्यकार कहा गया, यानी प्रेमचंद को सामंतों का साहित्यकार कहा गया। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी पुस्तक छाप दी गई। ठाकुर का कुआं और कफन को दरकिनार कर दिया, यानी ठाकुर का कुआं में दलितों का चित्रण है, कफन में भी दलितों का चित्रण है, उसको नज़रअंदाज कर दिया और उसको प्रेमचंद को सामंतों का मुंशी कहा गया। यदि वे दलित होते तो ये कहानियाँ बेजोड़ घोषित कर दी जाती। साहित्य का प्रतिमान साहित्य होता है।
न कि लेखक की जाति। यानी साहित्य का प्रतिमान ही साहित्य होता है, न लेखक की जाति उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। निराला की एक कविता है चतुरी चामार लिखे, या कुल्ली भाट दलितों ने उन्हें ब्रह्मावादी सिद्ध कर दिया। यानी जो निराला ने चतुरी चामार कविता लिखी या कुल्ली भाट लिखा, तो उन्होंने जो वो दलित थे उन्होंने ब्राह्मणवादी समझकर उस कविता का विरोध किया। वे शेष श्वास पशु मूल भाषा पाते प्रहार, अब हताश्वास सोचते कभी अंजाम। ग्रास द्विजगण के होना ही उसका धर्म परम, वे वर्ण धर्म के द्विज उत्तम में चरम चरम चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षक थे। यह निराला की कविता है। तोड़ती पत्थर अद्वितीय दलित कविता है। यानी तोड़ती पत्थर यह इलाहाबाद का वर्णन है, तो यह भी काफ़ी अच्छी कविता है, लेकिन फिर भी अद्वितीय, इसके बराबर कोई कविता नहीं है। फिर भी निराला की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में यह भी है। लेकिन चूंकि निराला ब्राह्मण है, यानी निराला ब्राह्मण थे, इसलिए दलितों ने विरोध किया उनके साहित्य को, इसलिए उन्हें दलित कविता लिखने का अधिकार नहीं है। इन बहसों में न पढ़कर सीधे साहित्य पर बात करनी चाहिए। हिंदी का दलित साहित्य अभी विकास की पहली मंजिल पर है। यानी हिंदी का जो दलित साहित्य है वो विकास की मंजिल पर है। आज जो 2024 की बात करते हैं, तो आज भी उसके विकास के मंजिल पर ही कह सकते हैं। इसमें भी आत्मकथाओं का महत्व अधिक है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का महत्व अधिक है। यह आत्मकथाएं पारंपरिक आत्मकथाओं से भिन्न है। न इसमें किसी बड़े राजनेता की आत्मकथा है और न साहित्यकार वैज्ञानिक की। न कथाओं में शोषित, दमित, पीड़ित, दरिद्र, अपमानित दलितों का भोग हुआ। यानी यह जो दलित आत्मकथाओं में किसी राजनेता का चित्र नहीं है, किसी साहित्यकार वैज्ञानिक का चित्र नहीं है। इन कथाओं में यह दलित आत्मकथाओं में शोषित वर्ग का चित्रण है, दमित पीड़ित वर्गों का है, दरिद्र अपमानित किए हुए वर्गों का चित्रित है, दलितों का भोग हुआ इसका चित्रण है, यथार्थ व्यक्त हुआ है। यह आत्मकथाओं का नया रूपांतरण है। हिंदी दलित साहित्य में 6 आत्मकथाएं, यानी हिंदी साहित्य में दलित आत्मकथाएं 6 हैं। मोहनदास नेमिष राय की अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन, कौशल्या बैसंत्री की दोहरा अभिशाप, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, डॉक्टर जाटल की मेरा सफ़र मेरी जिंदगी और भगवान दास की मैं भंगी हूँ, नैमिष की आर्थिक, यानी इस पर जो है 6 आत्मकथाएं प्रसिद्ध है। दलित साहित्य पर आज देखा जाए तो आज बहुत कुछ है, लेकिन दलित साहित्य पर आज जो उस समय में जो प्रसिद्ध आत्मकथाएं थी वह थी मोहनदास नेमिष राय की अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन। यह आत्मकथा बहुत बार सुमिरित कीजिए में पूछी गई है। कौशल्या बैसंतर की दोहरा अभिशाप, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, और एक सूरजपाल चौहान की है आत्मकथा है, वह तिरस्कृत और संतप्त एक है। डॉक्टर जाटल की मेरा सफ़र मेरी जिंदगी, जो संतप्त आत्मकथा में बाल विमर्श और दलित विमर्श दोनों एक साथ साथ ही चित्रित किए हुए हैं। यानी डॉक्टर जाटल की मेरा सफ़र मेरी जिंदगी है, और भगवान दास की जो मैं भंगी हूँ। नैमिष की आर्थिक, यानी नैमिष राय की जो आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, वह जो आर्थिक स्थिति मध्यवर्गीय परिवार से बेहतर थी, अंततः उन्हें सामान्य दलित के भोग से गुजरना नहीं पड़ा है। इसमें नैमिष ने के अपने परिवार और परिवेश का चित्रण अधिक हुआ है। फिर भी यह दलित समाज को गुलामी का बोध कराती है, पर उस समाज को सकारात्मक प्रेरणा नहीं देती। स्त्री के प्रति नैमिष का दृष्टिकोण सामंती है। झूठन की समस्या रोटी की उतनी नहीं है जितनी आत्मसम्मान की। यानी झूठन आत्मकथा में जो रोटी की समस्या ने लेकर आत्मसम्मान की समस्याओं पर बात की है। ओम प्रकाश स्कूल जाता था, लेकिन हेडमास्टर उसे चुल्हड़े कहकर अपमानित करता था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जब स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तब स्कूल का जो हेडमास्टर था वह उसको चूहड़े कहकर अपमानित करता था, और स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाता था, यानी स्कूल में झाड़ू लगवाने का काम देता था। एक दिन उसके पिता ने झाड़ू लगाते देख लिया। यानी एक दिन ओम प्रकाश को उनके पिता ने झाड़ू लगाते हुए देख लिया। बेटे के हाथ से झाड़ू लेकर दूर फेंक दिया और तेज स्वर में बोला, देख कौन द्रोणाचार्य की औलाद है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। यानी द्रोणाचार्य और उसका शिष्य जो एकलव्य था, वह एकलव्य भी शूद्र था, दलित था।
तो कौन चार्य की औलाद है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है, ऐसा वह हेड मास्टर को कहता है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है और किस आत्मकथा का है यह पूछा जाता है, तो यह ओम प्रकाश द्वारा है लिखित आत्मकथा झूठन का यह कथन है। देख कौन द्रोणाचार्य की औलाद है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। उसका उसका स्वाभिमान देखते ही बनता है, लेकिन बेटे की शिक्षा में बाधा न हो इसलिए प्रधान से भिन्नत भी करता है। यानी वो बेटे की शिक्षा में बाधा न हो उसका कथन, इसलिए वो फिर से विनती भी करता है। उसकी माँ बारात की झूठन बटोरने के लिए बेटे बेटी के साथ बैठी है। यानी जो बारात किसी शादी में जाने के बाद जो भी झूठा बचा हुआ खाना है वह लेने के लिए बेटी बेटों के साथ गई है, किंतु त्यागी से अपमानित होने पर टोकरा उलटकर शेरनी की तरह चली जाती है। यानी फिर अपमान वहाँ पर होता है और वह जो टोकरा रहता है वह टोकरा फेंक देती है और एक वह स्वाभिमान की तरह वहाँ से चली जाती है। आत्मसम्मान की इस चिंगारी को बचाए रखकर ही दलित अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी आत्मसम्मान को बचाए रखना ही दलित अपनी लड़ाई जी सकते हैं। यानी दलित को अपनी लड़ाई लड़नी है तो खुद के आत्मसम्मान को बचा कर रखना चाहिए। दलितों के लिए वर्ण संघर्ष की बुनियादी समस्या है। यानी दलितों के लिए वर्ग संघर्ष जो है वह बुनियादी समस्या है। सबसे बड़ा जाति अपमान, यानी सबसे बड़ा जो अपमान है वह कौन सा है, तो जाति है। एक व्यक्ति को स्तुति इसकी संरचना को बेहद कमज़ोर बना देती है। तिरस्कृत में अनावश्यक आक्रोश ज़्यादा है। लेखक साहित्य को हथौड़ा कहता है। यानी कौन सा लेखक साहित्य को हथौड़ा करता है, तो तिरस्कृत यानी सूरजपाल चौहान। हथौड़ा ही अवधारणा शीशे हो गई है। साहित्य संवेदना होता है, हथौड़ा नहीं। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि साहित्य यह जो तर्क और स्थापना के कथन होते हैं उसमें ऐसा पूछा जाता है। लेखक साहित्य को हथौड़ा कहता है, हथौड़ा की अवधारणा शीशे हो गई है, यह पूछा जाएगा। तर्क में और स्थापना में साहित्य संवेदना होता है, हथौड़ा नहीं। हथौड़ा साहित्य अपने को ही तोड़ता है। दोहरा अभिशाप में एक और स्त्री पुरुष से पीड़ित है तो दूसरी और वर्ण व्यवस्था स्त्री होने से है। यानी दोहरा अभिशाप आत्मकथा में जो दोहरा अभिशाप किसकी है, कौशल्या बैसंत्र की आत्मकथा जो है दोहरा अभिशाप, उसमें जो है कहाँ पर थे हम, दोहरा अभिशाप में एक और स्त्री पुरुष से पीड़ित, यानी स्त्री पुरुष एक दूसरे से पीड़ित है तो दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था से भी वह स्त्री पुरुष जो है पीड़ित है। स्त्री होने से माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन में राजनीति ज़्यादा होने के बावजूद आत्मविकास के लिए दलित का संघर्ष उभरा। इधर कुछ लोग अक्करमासी, झूठन आदि को आत्मकथात्मक उपन्यास कहने लगे। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कुछ जो विद्वान है वह अक्करमासी और झूठन को वह आत्मकथात्मक उपन्यास कहने लगे, किंतु आत्मकथा और उपन्यास की संरचना अलग अलग है। यानी उपन्यास का ढांचा यूँ आत्मकथा का जो ढांचा है उसके जो तत्व है वह अलग अलग है उपन्यास और आत्मकथा के। वर्ण के भिन्न होने से ही संरचनाओं में वह भिन्न आता है। उपन्यास कहन शैली में होता है, आत्मकथा है वर्णन शैली में। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, उपन्यास कहन शैली में होता है और आत्मकथा जो है वर्णन शैली में होती है। उपन्यास में कल्पना का विन्यास भी आवश्यक है। यानी उपन्यास में कल्पना का विन्यास, कल्पना के आधार पर उपन्यास है। आत्मकथाओं में प्रामाणिकता जरूरी है। यानी आत्मकथा का जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है वह है प्रामाणिकता, सच्चाई, वास्तविकता। जबकि ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों में भी लेखक अपेक्षित परिवर्तन कर लेने के लिए जरूरी है। आत्मकथाओं के अतिरिक्त अन्य विधाएं कमज़ोर है। यानी आत्मकथा को छोड़कर अन्य जो भी विधाएं है वह भी कमज़ोर दिखाई देती है। एक मिनट।
थोड़ा सा अंश बचा है। कुछ लोग 1914 की सरस्वती में हीरा डोम लिखित अछूत की शिकायत को पहली आत्मकथा दलित कविता मानते हैं। आत्मकथाओं के अतिरिक्त अन्य विधाएं कमजोर है। दलित लेखकों की संख्या भी कम, यानी दलित आत्मकथाएं जितनी कमजोर है उसकी उतनी ही दलित लेखकों की संख्या भी कम है। एक ही शिकायत, एक ही व्यक्ति कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा सब कुछ लिखता है। यानी दलित लेखकों में एक ही व्यक्ति, जो एक ही साहित्यकार जो है कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है और आत्मकथा भी लिखता है। इसलिए अनुभव का एक ही तार हर विधा में बजता है। यानी एक ही जो अनुभव है वह कविता में भी है, आत्मकथा में भी है और कहानी में भी है। इस बात पर बहस ज़रूरी हुई है कि पहला दलित कवि और पहली दलित कविता कौन है। यानी फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि पहली दलित कविता कौन सी है और पहला दलित कवि कौन सा है। कुछ लोग जो है 1914 की सरस्वती में हीरा डोम लिखित अछूत की शिकायत को पहली दलित कविता मानते हैं। यानी कुछ जो लोग विद्वान जो है 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की एक कविता छपी थी, उसका शीर्षक था अछूत की शिकायत, यह दलित कविता मानते हैं पहली। कुछ दूसरे अच्युतानंद को पहला कवि माने, कुछ विद्वान अच्युतानंद को पहला दलित कवि मानते हैं। उन्होंने 1910 से 1927 तक बहुत सी दलित कविताएं लिखी है। यानी अच्युतानंद ने 1910 से लेकर 1927 के बीच में बहुत सी दलित कविताएं लिखी है, किंतु ये दिनांकित नहीं है, यानी उसका कालक्रम निश्चित नहीं है। इसलिए हीरा डोम को ही हिंदी का पहला दलित कवि कहना संगत है। यानी बच्चन सिंह भी हीरा डोम को ही हिंदी का पहला दलित कवि मानते हैं। दलितों के प्रतिमान से कबीर मुसलमान होने के कारण दलित कवि नहीं हो सकते। वर्ण धर्म विरोधी कविता लिखने से कोई भी क्यों न हो, दलित कवि नहीं हो सकता। दलित साहित्यकार होने के लिए लेखक को जन्मना दलित होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानोपीत शादी विवाह आदि कराने का अधिकार उसी को हो जो जन्मता ब्राह्मण है। रैदास जन्मता दलित है, इसलिए उन्हें पहला दलित कवि कहना तर्क सम्मत, इतिहास सम्मत है। यानी इतिहास के आधार पर दलित कवि कौन है, तो रैदास है। ओम प्रकाश, कंवल भारती, नैमिष करमंद आदि ने कविताएं लिखी। यानी दलित कविताएं किन किन लेखकों ने लिखी है, कवि ने लिखी है, तो ओम प्रकाश, कंवल भारती, नैमिष करमंद आदि ने दलित कविताएं लिखी है। लेकिन ढलान तक पहुंचने में अभी देर है। उपन्यासों में जयप्रकाश करमंद के छप्पर की चर्चा अधिक, यानी दलित उपन्यासों में जो जयप्रकाश करदम का उपन्यास छप्पर है उसकी चर्चा अधिक है, लेकिन इसका अंत पूर्व निर्धारित और कृत्रिम हो गया है। नैमिष का मुक्ति पर्व सामान्य उपन्यास है। यानी नैमिष राय का उपन्यास मुक्ति पर्व यह काफ़ी अच्छा उपन्यास है, मैंने पढ़ा है, और यह एक सामान्य उपन्यास है। हरनोट का उपन्यास हिडिंबा, यानी हरनोट का एक उपन्यास है हिडिंबा, को दलित उपन्यास भी कहा जा सकता है। और प्रेमचंदीय परंपरा का ग्रामीण उपन्यास भी। इसमें किसान अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है, सत्ता के संघर्ष करता है, शावन अपना वर्चस्व कुर्बान कर देता है, लेकिन मंत्री के हाथ भी कुछ नहीं लगने देता। इसमें सत्ताधारियों की साजिश पर्दाफाश करते हुए सरकारी अफसरों में इंसानियत भी दिखाई पड़ती है। एक इंसान कहीं भी
हो सकता है। कहानियाँ कुछ बेहतर बन पड़ी, यानी दलित की जो कहानियाँ हैं दलित साहित्य की, वह कुछ अधिक अच्छी है। इन पर यानी दलित साहित्य की कहानियाँ किन-किन ने लिखी है? ज्योतिबा फुले और अंबेडकर दोनों का प्रभाव, यानी हिंदी दलित कहानियों पर या दलित कहानियों पर किन विद्वानों का प्रभाव है, किन किन महापुरुषों का प्रभाव है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र के थे, और अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों 2 महापुरुषों का प्रभाव दलित कहानियों पर पड़ा है। दलितों की हीन दशा के लिए मूलतः वर्ण व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, ज्ञान का अभाव भी है। सवर्णों ने ज्ञानोपलब्धि के मार्ग में भी कांट बिछा रखे हैं, यानी जो सवर्ण थे उन्होंने दलित को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने विरोध किया है या उसकी समस्याएं खड़ी की थी। वैदिक काल में उन्हें कहीं ज्ञान का अधिकारी बताया गया है, यानी जो वैदिक काल में शूद्र जो थे, दलित थे, वह भी ज्ञान के अधिकारी थे, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी थे। आजकल तो शिक्षा के लिए हर वर्ग के लिए, हर जाति धर्म के लिए शिक्षा द्वार खुले हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने निषेधात्मक पक्ष पर बल देना शुरू किया। इसके प्रमाण में मनुस्मृति का उल्लेख किया जा सकता है। अंबेडकर तो इसके विरोध के नकाराकार रूप थे। कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी दोनों में इसका चित्रण मिलेगा। कहानीकारों में भी कोई खास नया नाम नहीं है, यानी कहानीकारों में भी वही कहानीकार है जो कविता उपन्यास लिखने में ही है। उसमें है जयप्रकाश करमंद का एक नया कहानी संग्रह तलाश छपा है, यानी जयप्रकाश करमंद का तलाश साहित्य कहानी संग्रह है। इसमें संग्रहित कुछ कहानियाँ अम्बेडकरी रक्षा कवच से अलग है। उससे लगता है कि भविष्य में कथा साहित्य का दायरा व्यापक होगा। व्याप्ति की दृष्टि से हरनोट का कहानी संग्रह दारोश, यानी हरनोट का कहानी संग्रह दारोश है। दलितों के पास एक ही आलोचना है, धर्मवीर, यानी दलित साहित्यकारों में एक ही आलोचक है, उसका नाम है धर्मवीर। अपनी कतिपय खामियों के बावजूद कबीर के आलोचक ठीक ठिकाने की पुस्तक है। लेकिन प्रेमचंद सामंतों के मुंशी लिखकर धर्मवीर ने अपनी आलोचना का अंत घोषित कर दिया, यानी प्रेमचंद सामंतों के मुंशी यह धर्मवीर ने एक आलोचना लिखी और अपनी आलोचना को समाप्त कर दिया। आजकल हर नए साहित्य के लिए नया सौंदर्य शास्त्र का फैशन बढ़ता जा रहा है। यही इम्पोर्टेंट कथन है और पूछा जाता है। यह बच्चन सिंह का कथन है। आजकल हर नए साहित्य के लिए एक नया सौंदर्य शास्त्र का फैशन बढ़ता जा रहा है। एक उपन्यास लिखा, लेखक आलोचक को नए सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता महसूस होने लगी, यानी कोई एक कृति या एक उपन्यास एक ही कृति लिखता है तो उसके लिए एक नया सौंदर्य शास्त्र होना चाहिए, आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग तो सौंदर्य शास्त्र की जगह एंथेटिक्स शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यह कथन किसका है पूछा जाता है तो बच्चन सिंह का है। नया काव्यशास्त्र कोई नहीं मांगता, यानी नया काव्यशास्त्र कोई नहीं मांगता। सौंदर्य शास्त्र कला की सैद्धांतिक है, यानी सौंदर्य शास्त्र कला का सैद्धांतिक ही है, दर्शन है। कमोवेश इसे प्रत्येक कला में देखा जाता है, चित्र में, संगीत में, वास्तविक में। यह जो है अंतिम हिस्सा है। आदि में काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र की मांग कोई नहीं करता, यानी आधुनिक काल में या आधुनिकता में काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र की मांग कोई नहीं करता। दलित साहित्य के लिए सौंदर्य शास्त्र की मांग इसी प्रकार का एक फैशन है, यानी दलित साहित्य के लिए कोई सौंदर्य शास्त्र की मांग करता है तो एक फैशन के तौर पर। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र पर पश्चिमी ढर्रे पर 2-4 किताबें लिखी गई है, यानी मार्क्सवाद का जो सौंदर्य शास्त्र है उस पर पश्चिमी के प्रभाव से या पश्चिम के धरातल पर 2-4 किताबें लिखी है। फिर भी भारतीय सौंदर्य शास्त्र को एकदम अनदेखा नहीं छोड़ा गया। मराठी में दलित साहित्य को लक्ष्य करके निंबाले ने सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक जरूर लिखी है, यानी मराठी साहित्य में या मराठी भाषा में मराठी साहित्य में दलित साहित्य को लक्ष्य करके या दलित साहित्य को ही केंद्रित विषय बनाकर निंबाले नामक लेखक ने एक सौंदर्य शास्त्र लिखा है, एक पुस्तक जरूर लिखी है।
हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी एक पुस्तक, यानी हिंदी में भी सौंदर्य शास्त्र पर, दलित सौंदर्य शास्त्र पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक किताब है। उसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, याद रखिए। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी दलित लेखन का पहला फेज है। इसके साहित्य में न परिपक्वता है न वैविध्य। वैविध्य का एकांतिक अभाव सौंदर्य शास्त्र को कौन कहे। काव्य शास्त्र निर्माण में भी बाधक है। दलित लेखक जिस तरह अलगाववाद की नीति अपना रहे हैं, वह उनके लिए ज़्यादा घातक है। नफरत से नफरत पैदा होती है, यानी नफरत से नफरत पैदा होती है, यह एकदम जीवन में भी प्रेरणादायी कथन है। नफरत से ही नफरत पैदा होती है। कोई हमें एक गाली देता है और उसके बदले में हम भी एक और गाली देते हैं, तो सामने वाला भी एक और 2 गालियाँ देगा, फिर हम भी 3 गालियाँ देंगे। इस प्रकार नफरत, एक दूसरे से जो दो द्वेष कलेश है वह बढ़ता जाएगा। लोकतंत्र में यह संभव भी नहीं है। गठबंधन सरकारों के ज़माने में एक जाति का दूसरी जाति से मिलना युग की मांग है। यानी लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों के ज़माने में एक जाति का दूसरी जाति से मिलना युग की मांग है। यह राजनीति में सत्ता में भागीदारी वर्णवाद व्यवस्था को तोड़ने में मदद करेगा। यानी सत्ता में जो है भागीदारी वर्णवाद जो है वह व्यवस्था को तोड़ने में मदद करेगा। बहुत से सवर्ण दलितों के पक्षधर है और बहुत से दलित अलगाववाद के विरुद्ध हैं। पश्चिम में अनेक श्वेतों ने अन्य श्वेतों के पक्ष में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है और श्वेत ऐसे साहित्य का स्वागत करते हैं। दलित साहित्यकारों को अपने हित में यह जीत छोड़नी पड़ेगी कि दलित साहित्य दलित ही लिख सकते हैं। यानी यह बच्चन सिंह कहते हैं कि जो दलित साहित्यकारों की जिद है कि केवल दलित साहित्य केवल दलित ही लिख सकते हैं, यह जो जिद है यह दलित साहित्यकारों को छोड़नी चाहिए। और यह बात सही भी है। जिन लोगों जो दलित नहीं है लेकिन उन्होंने जो दलित में जन्मे नहीं है लेकिन उन्होंने दलित की समस्या देखी है उसके आसपास के लोगों की, तो उनको भी दलित साहित्य लिखना चाहिए। यह बच्चन सिंह ठीक कहते हैं। और दलित साहित्यकारों को अपने हित में यह जिद छोड़नी पड़ेगी कि दलित साहित्य दलित ही लिख सकते हैं। यह जो कथन है बच्चन सिंह का है और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति हमने पढ़ा है, एक शब्द भी नहीं छोड़ा है। किसी जहाँ पर उपयुक्त नहीं है वहाँ पर केवल मैंने 2 या 3 परिच्छेद छोड़े हैं, बाकी सब कुछ मैंने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही यह जो इतिहास ग्रंथ है जो अब 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तथा यह इतिहास ग्रंथ जो है सभी परीक्षाओं के लिए, नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या अन्य किसी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए भी यह महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो आप सभी को निःशुल्क रूप में आपके सामने इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल किसी नेट के पाठ्यक्रम पर। नेट के पाठ्यक्रम में हम कल जो है निबंध पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।